नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी लोगों को किसी ऑब्जेक्ट का कैनोनिकल रूप या ऐसे लोन रूप के बारे में बताएंगे कि किसी की कैनोनिकल रूप या ऐसे लोन रूप जिसे हम हिंदी में विहित रूप या सोपानक रूप कहते हैं, ये क्या होते हैं और हम किस प्रकार किसी ऑब्जेक्ट को कैनोनिकल रूप या ऐसे लोन रूप में बदलते हैं। कैनोनिकल रूप और ऐसे लोन रूप से एक समान ही होता है। और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का परिसमान रूप या नॉर्मल फॉर्म क्या होता है और किस प्रकार हम किसी भी ऑब्जेक्ट में संक्रिया लगाकर या किसी भी ऑब्जेक्ट को संक्रियाओं के द्वारा उसके नॉर्मल रूप या उसके नॉर्मल फॉर्म या परिसमान रूप में किस प्रकार चेंज करते हैं। आज के लेक्चर में हम किसी ऑब्जेक्ट को उसके कैनोनिकल रूप या एसल रूप में परिवर्तित करेंगे तथा पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि कैनोनिकल रूप या एसल रूप क्या होता है। फिर हम एक एग्जाम्पल के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को संक्रिया लगाकर या संक्रिया के द्वारा उसके ऐसे रूप या कैनोनिकल रूप में उसे चेंज करेंगे। और आज के लेक्चर में हम किसी भी ऑब्जेक्ट का कैनोनिकल रूप सीखेंगे। इसके साथ ही कैनोनिकल रूप को हम ऐसे रूप भी बोलते हैं। तो आज हम क्या देखेंगे, कैनोनिकल रूप, कैनोनिकल या इसी को हम बोल देते हैं ऐसे लोन फ्रॉम ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना। और इसे हिंदी बोल देते हैं विहित रूप, इसे बोलते हैं हिंदी में सोपानक रूप। तो क्या बोलेंगे, विहित या सोपानक रूप ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी ऑब्जेक्ट का विहित या जिसे हम बोलेंगे कैनोनिकल और सोपानक या ऐसे लोन रूप क्या होते हैं और किस प्रकार हम किसी ऑब्जेक्ट को उसके कैनोनिकल और ऐसे लोन रूप में चेंज करते हैं। पहले थोड़ा सा इसे डिफाइन करते हैं। इसकी क्या देखने अपन, डेफिनेशन क्या होती है। तो यदि हमने पहले वाले लेक्चर में जब आप लोगों को किसी ऑब्जेक्ट का नॉर्मल फॉर्म बताया था और यदि हमसे ऑब्जेक्ट का नॉर्मल फॉर्म अच्छे से बनता है तो हम इसे आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म उसमें थोड़ा चेंज होता है। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के नॉर्मल फॉर्म में थोड़ा चेंज कर दें तो हम क्या उसे किस रूप में बदल सकते हैं, कैनोनिकल या ऐसे रूप में। किसी ऑब्जेक्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, इकाई ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट 2 कोटि का है, 3 कोटि का है तो उसे 2 कोटि या 3 कोटि के इकाई ऑब्जेक्ट बदल देना। इकाई ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके विकर्ण में केवल एक हो और विकर्ण के अलावा सारे अगर शून्य हो, इसे हम बोलते हैं इकाई ऑब्जेक्ट। 2 कोटि के 2 पंक्ति 2 स्तंभ है तो 2 कोटि का, 3 पंक्ति 3 स्तंभ है तो 3 कोटि का। और जब किसी भी ऑब्जेक्ट को इकाई ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं तो उसे बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। लेकिन ऐसे लोन रूप में क्या होता है, तो ऐसे लोन रूप में नॉर्मल रूप की तरह होता है, थोड़ा अंतर है। इसमें पहला पंक्ति जो होगी उसका पहला अवयव 1 होगा या फिर क्या होगा, 0 होगा पहला अवयव, है ना। और जो दूसरा अवयव होता है वो कुछ भी सकता है, पहला अवयव 1 होगा या फिर 0 होगा। अब यहाँ पे यदि पहला अवयव 0 है तो दूसरा अवयव क्या होगा, अनिवार्यता फिर 1 लेंगे, है ना। पहला अवयव 1 का 0 है तो दूसरा अवयव मतलब क्या बोलेंगे, फिर अगला अवयव 1। मतलब पहली शर्त क्या है इसकी, देखें। जैसे पहली शर्त है कि पहली पंक्ति है तो उसका पहला अवयव क्या होगा, 0 होगा या फिर 1 हो सकता है, 1 हो सकता है। पहली शर्त तो ये है। इसकी दूसरी शर्त क्या इसके नियम की, तो इसमें अगली शर्त है कि प्रत्येक पंक्ति का पहला अशून्य अवयव जो होगा, अशून्य मतलब जो शून्य ना हो, अशून्य अवयव सदैव 1 होगा, सदैव 1 होगा। अर्थात हमने क्या बोला, पहली पंक्ति का पहला अवयव 0 होगा या 1 होगा, 0 चल जाएगा, लेकिन जो अशून्य अवयव होगा सदैव क्या होगा, 1 होगा। तथा
पंक्ति में पहले आसन्न अवयव पंक्ति में, पर प्रत्येक पंक्ति में पहले आशून्य अवयव एक के पहले शून्य की संख्या या शून्य अवयवों की संख्या लगातार बढ़ेगी, लगातार बढ़ती जाएगी। तीसरा उसकी शर्त हुई। चौथी शर्त है शून्य तथा एक को छोड़कर अन्य अवयव कुछ भी हो सकते हैं, उनके लिए कोई शर्त नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं, उनके लिए कोई शर्त नहीं। शर्त क्या है? पहली पंक्ति की बात करें तो पहला अवयव यदि इसमें शून्य है या हमने माना एक है तो उसके बाद वाले अवयव कुछ नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। 2 लिख दो, 3 लिख दो, 3/3 कर ले लें। अब दूसरी पंक्ति का पहला शून्य अवयव क्या हुआ? एक हुआ, लेकिन इसमें कितने शून्य थे? एक भी शून्य नहीं थे, तो इसमें शून्यों की संख्या बढ़ेगी। और कहां बढ़ाना है? पहले अशून्य अवयव एक के पहले लेना, मतलब इसमें पहले अशून्य अवयव के पहले एक भी जीरो नहीं थे, तब जीरो संख्या बढ़ जाएगी, यहाँ हो जाएगी 1 जीरो आ जाएगा। पहला अशून्य अवयव 1 होगा और बाद का अवयव कुछ भी ले लो, एक अवयव वो बढ़ा तो कुछ भी ले लो, और इसमें क्या होगा? शून्य की संख्या फिर बढ़ेगी। पहला शून्य अवयव 1 हुआ, बाद की संख्या कुछ भी सकते हैं। इसे बोलते हैं 3 पंक्ति 4 स्तंभ है, लेकिन ये अवयव अपने ऐसे रूप या कैनोनिकल रूप में लिखा है। तथा ऐसा हो सकता है कि इसमें कितने जीरो थे? एक भी नहीं, इसमें जीरो संख्या बढ़नी है, चाहे एक से अधिक हो जाए। इसमें एक भी जीरो नहीं है तो इसमें एक जीरो होगा, एक जीरो अनिवार्य होगा, और नहीं होगा तो वो अपने कैनोनिकल रूप में नहीं कहलाएगा। लेकिन जीरो की संख्या एक तो होगी, एक से अधिक हो सकती, 2 हो सकता है, और जब 2 होंगे तो पहला शून्य अवयव 1 होगा। लेकिन यदि इसमें 2 शून्य अवयव है तो उसमें शून्य अवयव इसमें कितने होंगे? फिर 3, और पहला शून्य अवयव क्या होगा? 1। तो केवल हमें क्या ध्यान देना है? प्रत्येक पंक्ति का पहले अवयव और पहले अशून्य अवयव, और उस पहले अशून्य अवयव जो 1 होगा उसके पहले जीरो की संख्या। केवल 2 चीज अभी देखनी है, और जब ऐसा देखेंगे तो वो क्या बन जाएगा? अपना ऐसे रूप में बन जाएगा। और जब ऐसे रूप में बन जाए तो यह है किसी भी अवयव का ऐसे रूप जिसकी हमने शर्तें रख दी, और ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसमें 2 चीज देखनी पड़ती है, बाद के अवयव कुछ भी हो सकते हैं, तो हमने एग्जाम्पल ले लिया, इसकी जो शर्तें हैं वो देख ली। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, माना कोई का भी कैपिटल A1 है, और पहला एग्जाम्पल लेते हैं, बुक का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, और जो बुक का हमारा एग्जाम्पल है वो है 134243 311,422। ये हमारा 3/4 का क्या है? अवयव है। और जब 3/4 का हमारे का अवयव है तो हमें इसे क्या करना है? प्रश्नमान रूप या कैनोनिकल रूप में बदलना है। तो हम जानते हैं, हम संक्रिया लगाएंगे। हमने इसका प्रश्नमान रूप जो हमारा लिखा वो मैं देख लिया कैसा क्या होता है, अब उस रूप में हमें बदलना है इसे। यदि हम इसे उस रूप में बदलें तो पहले हम क्या करेंगे? पहली पंक्ति में पहला अवयव 1 चाहिए हमें, या फिर शून्य चाहिए। तो जब यहाँ पर 1 है तो हमारा एक काम तो हो गया। अब शून्य आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन पहला जो 1 है तो वो बना है हमारा, तो हम क्या करेंगे? फिर इन अवयव को 0 बनाएंगे, यहाँ 0 बनाएंगे। ऐसा कुछ प्रश्नमान रूप बदलने में करता है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? संक्रिया लगाएंगे। संक्रिया क्या होती है हम इसे डिफाइन कर चुके थे। हम संक्रिया किस में चेंज करने हैं? दूसरी पंक्ति में। किसका उपयोग कर रहे हैं? पहली पंक्ति का उपयोग कर रहे हैं, और क्या करने वाले हैं? -3 का गुणा करके जोड़ देंगे। फिर हम किस में चेंज करेंगे? तीसरी पंक्ति में। उपयोग करेंगे पहली पंक्ति का, और -4 गुणा करके जोड़ देंगे। मतलब क्या है? यदि r मतलब पंक्ति में हमें संक्रिया लगानी है, आगे 2 लिखा है तो मतलब चेंज हुआ दूसरी पंक्ति में, पीछे 1 लिखा है तो हम जब चेंज करेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे,
तो एक चीजों से ही जोड़े घटाने के लिए तो हम दूसरी पंक्ति के रूप में पंक्ति एक का उपयोग करेंगे। कोष्टक मतलब गुणा करना है। कोष्टक किसके साथ लिखा है? पहली पंक्ति के साथ। तो पहली पंक्ति में -3 का गुणा कर दो। और हमेशा यहाँ ये माना जाता है कि पंक्तियों जोड़ा ही जाएगा। यदि हमें घटाना है तो हमने -3 का गुणा कर दिया ताकि यहाँ माइनस चिन्ह आ जाएगा और माइनस प्लस घट जाएंगे। यदि जोड़ना होता तो हम 3 का गुणा कर देते। मतलब गुणा करने में ही हम +3 -3 ले लें। और अब इसका मतलब यही है कि हमेशा पंक्तियों जोड़ना ही है इन संक्रियाओं का। और जो हम 12वीं संक्रिया यूज करते थे उसे कुछ अलग प्रकार से लिखते थे, उन्हें लिखने तरीका अलग होता था। जो हमने पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को लिखकर बताया था उसका अर्थ ही बताया था। कर दे परिवर्तन। अब आप ए नहीं तो ए बन जाएगा क्योंकि परिवर्तन हो जाए इसमें। पहली पंक्ति में नो चेंज तो हमने मुझे बता ले दिया। दूसरी पंक्ति में 3 -3 का गुणा करें जोड़ तो 0 आ जाएगा। यहाँ कर दे -3 गुणा 3 दूनी 6 माइनस का 2 हो जाएगा। -3 का गुणा करना है 9 तो जब जोड़ोगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ माइनस की 12 तो माइनस का 10 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 गुणा तो 0 हो जाएगा। 4 दूनी 8 माइनस का 5 हो जाएगा। 4 की 12 माइनस का 11 हो जाएगा। 4 चौको 16 तो माइनस का 12 हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या कर दी, दोनों को जोड़ दिया और जोड़े तो हमारे लाभ भी बन गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे संक्रिया लगाएंगे। और जब हम आगे संक्रिया लगाएंगे तो फिर हम आगे देखिए क्या बनेगा हमारा। है ना। तो यहाँ पे 16 में 2 गई तो माइनस का 14। फिर इसके पश्चात हम आगे जब देखें तो आगे क्या करना है हमारा, यहाँ 2 जीरो बन गई, यहाँ 1 लाने हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं, इसके द्वारा हम इनको भी जीरो बना सकते हैं, दोनों स्तंभों को। यहाँ जीरो हिलाना है हमें, तब क्या करते हैं, कॉलम में परिवर्तन कर दें। दूसरे कॉलम में पहले का उपयोग कर ले, -2 कर दें। व तीसरे कॉलम में परिवर्तन कर दें, पहले का उपयोग कर दें और -3 कर दें। तो ऐसे हमें 2 जीरो और बन जाएंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, इन्हें जीरो बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। ऐसा हम कहाँ करते थे, प्रश्नमान रूप में। हमें तो ये देखना है कि यहाँ पर हमारा 1 आ गया है तो पीछे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमें जीरो चाहिए थे तो यहाँ 1 जीरो लाए, यहाँ पर 1 लाना है, यहाँ 1 लाना है और यहाँ 0 लाना है। तो यहाँ पे 1 जीरो तो यहाँ 2 जीरो होने चाहिए। तो पहले हम यहाँ पर 1 लाए, यहाँ पर 1 कैसे आएगा, यहाँ पर 1 लाने के लिए क्या हम इसमें 2 का भाग दे दें। यदि हम इस पंक्ति में 2 का भाग दें तो माइनस का है, तो माइनस का 2 का भाग दे दें। तो हम क्या करने वाले, हमने ये संख्या क्यों हटा दी, ये संख्या लगाने से हम यहाँ पर 0 लाते। लेकिन ऐसा प्रश्नमान रूप में किया जाता है, कैनोनिकल रूप में जो हमने शर्त बताई थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 आ गया है, इससे कोई मतलब नहीं। इसमें 1 भी जीरो नहीं थे, यहाँ 1 जीरो आ गए हैं। तो अब यहाँ पर 1 लाना है तो क्या हमारा, हम R2 दूसरी पंक्ति में -1/2 अर्थात -2 का भाग दे देंगे, -2 का भाग दे देंगे, 1 आ जाएगा। दे दो भाग, तो हमने A' नाम लिख दिया। और हमने देखा पहली पंक्ति में नो चेंज, दूसरी पंक्ति में 0, प्लस का 1, प्लस का 4, प्लस का 5 आ जाएगा, है ना। इसमें नो चेंज तो हमारा वहां पे 1 आ गया है। अब हमें क्या देखना है, अब यहाँ पे 1 आ गया है तो यहाँ पे 0 बनाना है। जब यहाँ पे 0 बनाना है तो यहाँ 0 यहाँ 1, तो एक बार में परिवर्तन करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, R3 में परिवर्तन करना है। जब R3 परिवर्तन कर रहा है, उपयोग कर रहे किसका, इसका उपयोग कर दे, इसका उपयोग कर दे, इसका उपयोग कर दे। इसमें 5 को गुणा करके जोड़ देंगे, आसानी से आ जाएगा। यहाँ 2 लिखा है तो R2 में परिवर्तन वो कर दो, उपयोग कर लो, 5 का गुणा करके जोड़ दो। तो क्या हो जाएगा हमारा, A1 बराबर, तो यहाँ 1 2 3 4 0 1 4 5 आ जाएगा। यहाँ 0, 5 का गुणा किया तो 0 हो जाएगा। 5 को 20 और 20 में -11 तो प्लस का 9 आ जाएगा। 25 में 14 तो 6, यहाँ 6 5 11
तो कितना प्लस का 11 आ जाएगा अपना। तो हमारा ऑब्लिक का बन जाएगा, ऑब्लिक हमारा ये बन जाएगा। तो अब इसके बाद क्या बचा, देखा जाए इसमें पहला अवयव 1 है और लगातार पंक्ति में नीचे जाने पर शून्यों की संख्या बढ़ रही है। इसमें एक भी शून्य नहीं है, इसमें एक शून्य है, इसमें 2 शून्य है। पहला अवयव अशून्य है, 1 है। इस पंक्ति का पहला अशून्य अवयव 1 है, लेकिन इस पंक्ति का पहला अशून्य अवयव क्या है, 9 है। तो हमें एक का रो करना पड़ेगा, इस 9 को 1 बनाना है। तो इस पंक्ति में क्या कर दे रहे हैं, 9 का डिवाइड दे रहे हैं, 8 परिवर्तन 1/9। यदि हम ऐसा कर दें तो हमारा जो लास्ट है वो भी हमें प्राप्त हो जाएगा। और क्या आ जाएगा हमारा, a1 का भी आ जाएगा। और जिसमें पहले में पंक्तियों में कोई चेंज नहीं है तो हम जो सब लिख देंगे अभी। अब इसमें 0 1, यहाँ 4, यहाँ 5, इसमें 0 0 9 में भाग दे दें तो वहाँ कितना आ जाएगा, तो वहां पे हमें मिल जाएगा 1 और वहां हमें मिल जाएगा 11/9। तो क्या हो जाएगा, अपने एशेलॉन रूप की सारी शर्तों का पालन हो रहा है। प्रत्येक पंक्ति का पहला अशून्य अवयव 1 है और दूसरी शर्त पंक्ति में नीचे की ओर जाने पर शून्यों की संख्या क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। शून्यों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ये दो चीजें जब है तो हम बोलेंगे इस प्रकार ऑब्लिक ए को हमने किस रूप में परिवर्तित कर दिया है, एशेलॉन रूप में। जैसे बोलते हैं हमने कौन रूप में परिवर्तन कर दिया, उसे कैनोनिकल रूप में परिवर्तित कर दिया है। एशेलॉन रूप को हिंदी में सोपानक रूप और कैनोनिकल रूप को विहित रूप बोलते हैं। और ये उसका क्या होगा, एशेलॉन रूप या कैनोनिकल रूप होगा। इसके साथ हम कोई भी एग्जाम्पल लेकर कर सकते हैं और संक्रिया आनी चाहिए। हमने एक लेक्चर में केवल ऑब्लिक में लगाने वाली इन संक्रियाओं को बताया था, जिन्हें हम एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, क्योंकि ये लगाने वाली प्राथमिक संक्रियाएं होती हैं जो सबसे पहले ऑब्लिक में इन्हीं का यूज किया जाता है और किसी भी ऑब्लिक को दूसरे रूप में बदलने के लिए इन्हीं संक्रियाओं को यूज करते हैं, मतलब इसकी प्राथमिक ऑपरेशन होते हैं। और ये संक्रिया लगाने से उसका मान बदल जाता है, इसलिए हम उसे प्राथमिक या प्रारंभिक रूपांतरण भी कहते हैं। और एक लेक्चर में पूरी संक्रिया बताने पश्चात हमने संक्रियाओं के यूज में कैनोनिकल रूप में बता चुके हैं और ये आस्था नॉर्मल रूप में बदलना बता चुके हैं और ये आस्था कैनोनिकल रूप। तथा आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर कर सकते हैं बुक का या कोई भी एग्जाम्पल, और उसमें कोई डाउट है कुछ भी यदि आप लोग पूछना है तो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। तथा इसमें एशेलॉन रूप में या कैनोनिकल रूप में दो चीजें और होती हैं, इसके टाइप। अर्थात यदि हम इसके टाइप देखें तो ये दो टाइप के होते हैं। कौन, किसी भी ऑब्लिक का कैनोनिकल रूप। एक होता है पंक्ति तुल्य कैनोनिकल रूप, कैनोनिकल फॉर्म है ना, और एक दूसरा होता है स्तंभ तुल्य, जिसे हम क्या बोलेंगे, कैनोनिकल फॉर्म बोल दें, ऐसे हम बोल सकते हैं एशेलॉन फॉर्म बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं, एक कोई ऑब्लिक हमें दिया गया है, यदि हम उस ऑब्लिक को जब एशेलॉन रूप में बदलें तो केवल हम क्या करें, उसकी रो को ही चेंज करें, केवल जो रूपांतरण या फिर जो क्या लगाएं इसमें ऑपरेशन लगाएं, वो सारे ऑपरेशन केवल कहां लगाएं, रो में ही। अर्थात केवल हम उसमें पंक्ति संक्रिया ही लगाएं, पंक्तियों में संक्रिया ही लगाएं। तो पंक्ति में चेंज करने पर जब हमें जो एशेलॉन रूप बोलता है उसे हम बोलते हैं पंक्ति तुल्य कैनोनिकल रूप, उसे बोलते हैं। अर्थात हमने केवल पंक्तियों को में संक्रिया लगाकर या पंक्तियों में चेंज करके ही उसे एशेलॉन रूप में बदला है। हमने अपने इस एग्जाम्पल में जितनी सारी संक्रिया लगाई थी केवल ऑब्लिक की पंक्ति में ही लगाई, कोई भी स्तंभ में संक्रिया नहीं लगाई। अर्थात ये क्या हमारा पंक्ति तुल्य कैनोनिकल रूप। ऐसा पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इस ऑब्लिक को पंक्ति तुल्य कैनोनिकल रूप में परिवर्तित कीजिए। यदि अब हमें कोई जीरो बनाना, कोई संख्या लगाना, कोई स्तंभ में हमने संख्या कहां लगा दी, कॉलम में, स्तंभ में, तो फिर वो हमारा पंक्ति तुल्य कैनोनिकल रूप नहीं कहलाएगा, भले हमें उन्हें उससे कैनोनिकल रूप में परिवर्तित कर लिया हो। यदि हमने स्तंभ में संक्रिया लगा दी है, वो हमसे पंक्ति तुल्य कह रहा था, तो वहां पर फिर हमें नंबर नहीं दिए जाएंगे, अर्थात पूरा हमारा सही नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार जब हम किसी ऑब्लिक को चेंज करें और उसमें केवल सारी
संक्रिया कहाँ लगाएं ऑपरेशन, उसके कॉलम में लगाएं, तो उसे बोलेंगे स्तंभ तुल्य कैनोनिकल या एसेनोनभूत। और इसमें हमें यदि वो हमसे कहता किसी को स्तंभ तुल्य कैनोनिकल रूप में चेंज करो व्यू में, फिर हम उसमें सारी संक्रिया सारे रूपांतर स्तंभ में लगाएंगे। यदि हमें कोई संक्रिया पंक्ति में लगा दी तो वो हमारा क्या माना जाएगा, सवाल गलत माना जाएगा, अर्थात फिर वो हमारा स्तंभ तुल्य कैनोनिकल रूप नहीं कहलाएगा। तो ये हमारा था किसी भी आव्यूह के कैनोनिकल रूप या एसेनोन रूप की डेफिनेशन। फिर किसी भी आव्यूह को हम किस प्रकार एसेनोन रूप में चेंज करते हैं और इसके टाइप की दो प्रकार के होते हैं। हम इसे कैनोनिकल रूप में बदल लेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान न देंगे तो हमसे कहाँ गलती हो जाएगी या फिर हमारा सवाल कहाँ गलत माना जाएगा। और इसके साथ जो हमने दो चीजें पढ़ी आव्यूह में, नॉर्मल रूप पढ़ लिया है किसी भी आव्यूह का और इसे बदलना सीख लिया है, और दूसरा हमने क्या पढ़ लिया उसका कैनोनिकल रूप या एसेनोन रूप पढ़ लिया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे किसी भी आव्यूह को PAQ के रूप में बदलना, अर्थात किसी आव्यूह का PAQ के रूप क्या होता है। एक कोई आव्यूह A है तो उस आव्यूह A को PAQ के रूप में लिखना। तो एक तो समझ में आ रहा होगा बीच वाला, वो आव्यूह का नाम ही है, तो ये P और Q क्या होते हैं, और किसी आव्यूह को P और Q के रूप में बदलना और Q और P के रूप में बदलेंगे तो P व Q के मान ज्ञात करना। ये चीज और हम सीखेंगे। इसके पश्चात इससे संबंधित कुछ इसकी प्रॉपर्टी है, या कुछ हम इसे छोटे सवाल बोल सकते हैं या कुछ थ्योरम बोल सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा जो पहला चैप्टर है पहली बुक का रैंक ऑफ मैट्रिक्स वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, कैनोनिकल रूप। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किसी भी आव्यूह को उसके PAQ के रूप में बदलना। और साथ ही आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।